आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सेल स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम कभी किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका में सेल साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। एक आवरण पाया जाता है, एक पतली लचीली झिल्ली पाई जाती है। इस पतली लचीली झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इस पतली लचीली झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य की वह बाह्यतम सीमा होती है जो कोशिका में विभिन्न अणुओं एवं आयनों के प्रवेश एवं बाह्य वातावरण के मध्य आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है। क्या कहे हमने कि कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य की वह बाह्यतम सीमा होती है जो कोशिका में विभिन्न अणुओं एवं आयनों के प्रवेश एवं बाह्य वातावरण के मध्य आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है। या हम सरल शब्दों में कहें तो साइटोप्लाज्म के चारों ओर पाए जाने वाला बाह्य आवरण प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है, जो कोशिका द्रव्य एवं कोशिका के बाहर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्लाज्मा झिल्ली को सामान्य तौर पर प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन या एक्टोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है और कहाँ प्रेजेंट नहीं होती, तब देखें सामान्य तौर पर हर प्रकार की कोशिकाओं में यह उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह उपस्थित होती है और अधिकांशतः जैविक कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरियल सेल्स है, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनविजिरेट हो जाती है और मेसोसोम बनाती है ना। उसी प्रकार से यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी उपस्थित होती है। मोस्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह उपस्थित होती है और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, अर्थात यह साइटोप्लाज्म के चारों ओर तो आवरण बनाती ही बनाती है, बल्कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके चारों ओर का आवरण भी बनाती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल चारों ओर के ये आवरण बनाती है। अब एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों ओर का आवरण नहीं बनाती है। चलिए आगे देखिए। तो हमने बात क्या की? हमने बात की कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी उपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेनस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के केमिकल कंपोजिशन की। अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब यह है कि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इनके अलावा भी इसमें कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइपोप्रोटीन की, अर्थात लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड की अगर बात करें तो यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के लगभग 21 से लेकर 50% तक भाग को बनाने का कार्य करती है। और यहाँ पर पाए जाने वाली जो लिपिड है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में पाई जाती है। एक होती है फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा स्टेरॉल्स के रूप में उपस्थित होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो लिपिड है वह ध्रुवीय प्रकृति की होती है। अगर हम लिपिड की स्ट्रक्चर देखें तो सामान्य तौर पर इसकी स्ट्रक्चर जो है एक टेडपोल लार्वा के समान दिखाई देती है। मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है उसके समान दिखाई देती है। इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। यहाँ पर एक हेड होता है जबकि टेल 2 टेल पाई जाती है। ठीक है, हेड और टेल दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य जो है वो ग्लिसरॉल ब्रिज के द्वारा किया जाता है।
वहीं पर थोड़ी सी और बात करें तो इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर जल के प्रति अनुराग प्रदर्शित करता है और यह कोलिन, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का मिलकर बना होता है, जबकि इसका टेल वाला जो रीजन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है, जल के प्रति विशेष अनुराग प्रदर्शित नहीं करता, जल विरोधी होता है और यह फैटी एसिड की लंबी श्रृंखला का बना हुआ होता है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका हेड वाला रीजन जो है लिपिड के पोलर एंड को बनाता है, जबकि टेल वाला रीजन जो है वो नॉन पोलर एंड को बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रोटीन की। तो किसी भी प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो वहां पर प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर इसकी जो मात्रा है 50 से लेकर 75% तक होती है और यहाँ दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है संरचनात्मक प्रोटीन और दूसरी होती है वाहक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैकबोन को बनाने का कार्य करती है और लिपोफिलिक नेचर की होती है। ये क्या काम करती है? बैकबोन को बनाने का काम कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैकबोन को बनाने का काम कर रही है। अब वहीं पर वाहक प्रोटीन की बात करें तो वाहक प्रोटीन को सामान्य तौर पर परमिएज के नाम से जाना जाता है, परमिएज कहा जाता है और यह प्रोटीन पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। यह प्रोटीन पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। अब चलिए हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना को बताने के लिए अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अनेक मॉडल दिए गए हैं, जिनमें डेनियल तथा डेवसन के द्वारा मॉडल भी है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। लेकिन इन सब मॉडल्स में सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा दिया गया है। इस मॉडल को किसके द्वारा दिया गया? सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा दिया गया है। यह मॉडल यह कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है और यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन तीन स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। देखिए, लिपिड एज अ बाइलेयर के रूप में होती है, दो स्तर के रूप में होती है और इन स्तरों के बीच में या बाहर की तरफ प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, प्रोटीन उपस्थित होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये लिपिड कैसी है? बाइलेयर के रूप में है। इसका हाइड्रोफोबिक एंड जो है, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये वाला, ये जो है अंदर की तरफ पाया जाता है, जबकि हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो चलिए जरा इसको लेबलिंग करते हुए चलते हैं। ये जैसा देख रहे हैं आप, ये लिपिड लेयर है, ये वाली, और ये लिपिड लेयर है। यहाँ पर ये इसका क्या है? हेड वाला रीजन है। वहीं पर ये इसका क्या है? टेल वाला रीजन, लिपिड का टेल वाला रीजन है। चूंकि यहाँ पर ये दो स्तरों में है तो ये क्या कहलाएगा? बाइलेयर। ठीक है, बाइलेयर है ये। अब बाइलेयर में देखिए दोनों लिपिड लेयर के हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे के तरफ है, जबकि इसका हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो कैसा है? बाहर की तरफ है। अब ये वाला एंड कौन सा है भाई? ये एंड है हाइड्रोफोबिक एंड, और हाइड्रोफोबिक एंड कैसा है? ये अंदर की तरफ है। अब देखिए इन दोनों स्तरों के बीच में कुछ धसी हुई प्रोटीन पाई जाती है और जो प्रोटीन इन दोनों स्तरों के मध्य में पाई जाती है, इस प्रोटीन को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, आंतर प्रोटीन कहा जाता है। जबकि कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ भी उपस्थित होती है। तो ये जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन उपस्थित होगी इसको बाह्य प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इस प्रकार ये तीनों स्तर, लिपिड के दो स्तर और प्रोटीन का एक स्तर मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वैसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। मुख्य रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए जरा उनकी बात कर ले। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला काम क्या है? ये जल का परिवहन करना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा काम होता है अणुओं का
परिवहन करना। क्या करना भाई? अणुओं का परिवहन। अब देखिए, अब अपने को मालूम है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, चयनात्मक पारगम्य है। अब इनमें से एक निश्चित प्रकार के अणुओं या आयनों को ये अपने में से होकर आने देती है। अब यहाँ पर जो इसके बीच से, प्लाज्मा झिल्ली के बीच से जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। जब परिवहन की जो प्रक्रिया है विदाउट एनर्जी के होती, बगैर ऊर्जा के होती है, तब इस प्रकार का जो परिवहन है, इस परिवहन को हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन जब परिवहन की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब इस प्रकार का जो परिवहन है वह परिवहन सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो हमने दो काम देखे, जल का परिवहन, अणुओं का परिवहन। तीसरे काम की बात करें, यह कोशिका द्रव्य एवं कोशिका अंगों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। कोशिका अंगों एवं कोशिका द्रव्य के लिए क्या काम कर रही है? रक्षात्मक आवरण का कार्य कर रही है, सुरक्षात्मक आवरण का कार्य कर रही है। चौथा कार्य देखिए, यह अणु एवं आयनों के परिवहन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यह अणु एवं आयनों के परिवहन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, इसीलिए तो कहा गया है कि यह चयनात्मक पारगम्य होती है। इसके अलावा यह कोशिकाओं में होने वाली गति एवं प्रचलन की क्रियाओं को भी संपादित करने का कार्य करती है। कोशिकाओं में होने वाली गति एवं प्रचलन की क्रियाएं प्लाज्मा झिल्ली के कारण होती है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। अब जैसे हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अधिकांशतः जैविक कार्य जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके लिए आपने सिंगर तथा निकोलसन द्वारा प्रस्तुत मॉडल देखा, साथ ही प्लाज्मा झिल्ली के कार्य देखे। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।